सौरभ शुक्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, ये दोनों गिरफ्तारियां हुई है और कई अहम खुलासे यहां पर खुद गौरव श्रीवास्तव जो कि आईजी हैं वो भी करते हुए दिखे हैं और कई सवाल यहां हरियाणा पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल खड़े भी होने चाहिए क्योंकि गौ तस्करी के शक में उनका अपहरण किया जाता है, उन दोनों को पीटा जाता है। पीटने के बाद हरियाणा पुलिस थाना जो फिरोजपुर झीरका है वहां पर ले जाते हैं गौ तस्कर। और हमने कई स्टोरीज में स्टैब्लिश किया है कि जो गौ तस्कर हैं इनके फिरोजपुर झीरका पुलिस स्टेशन पर तैनात पुलिस कर्मियों से संबंध थे। ये हरियाणा पुलिस के कर्मियों के लिए काम भी करते थे, मुखबरी करते थे और कुछ रेड्स में साथ भी जाते थे। तो ये वहां पर ले गए पीटने के बाद और पुलिस ने देखा कि ये मरने वाले हैं तो पुलिस ने अपना हाथ खड़ा कर लिया, बोला कि आप इनको यहां से ले जाइए। आइडियली पुलिस को इन गौ तस्करों को डिटेन करना चाहिए था और घायल जुनैद नासिर को अस्पताल भेजना चाहिए था, लेकिन उसके बाद गौ तस्करों ने को लगा कि अब ये मर जाएंगे और गौ वंश भी बरामद नहीं हुआ है, कोई गाय भी बरामद नहीं हुई, अब तो पुलिस कार्रवाई करेगी, बाकी आगे मामला चलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो गौ तस्करों की दूसरी टीम थी जो भिवानी कैथल वगैरह में ऑपरेट करती है उसको इन्फॉर्म किया और ये दोनों को सुपुर्द कर दिया दूसरी टीम को, गौरक्षकों की। उस वक्त तक पिटाई से जुनैद मर गया। ये लोग जुनैद और नासिर की जिस बिलोरे गाड़ी में थी उसमें चला करके और अपनी गाड़ी पीछे लेकर के इनको करीब 200 किलोमीटर तक चलाते रहे एक शहर से दूसरे शहर और लेके गए भिवानी में रात में सुनसान जगह पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई देखेगा नहीं, तो उन्होंने नासिर उस वक्त तक जिंदा था, सिर्फ उसका हाथ टूटा था जया, तो इन्होंने नासिर का गला घोटकर उसकी जान ले ली, गला घोटकर नासिर की हत्या करी और फिर दोनों के शव बुलेरो गाड़ी में बैठाया, प्रॉपरली दोनों के शव बुलेरो गाड़ी में लगाए और फिर पेट्रोल डाला बुलेरो गाड़ी में और जला दिया ताकि शिनाख्ती ना हो पाए कि कौन है। क्योंकि बुलेरो गाड़ी ये लोग रहने वाले भरतपुर के थे दोनों, जुनैद नासिर, और भरतपुर से भिवानी लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। तो वहाँ पर उन्होंने गाड़ी जलाई, शव जल चुके होंगे तो शिनाख्त नहीं हो पाएगी, लेकिन जो चेसिस नंबर था उससे ट्रैक हो गया कि गाड़ी किसकी है और कहाँ की है। तो जिस वजह से पूरा मामला खुल गया और पुलिस ने इस पूरे मामले में रिंकू सैनी, जिसने सबसे पहले अपहरण किया था, पिटाई की, तो उसको गिरफ्तार किया और मोनू राणा और गोगी जो गिरफ्तार हुए हैं ये नासिर की हत्या करने और दोनों शवों को गाड़ी में डालकर जलाने के आरोपी हैं। पूछताछ की जा रही है और पुलिस सूत्रों का कहना है पूछताछ में कुछ और भी नाम है वो सामने आएंगे और ये ऑपरेशन काफी मुश्किल भी है क्योंकि पूरी ये रहने वाले राजस्थान के हैं, पूरी घटना हरियाणा में हुई, आरोपी हरियाणा के हैं, तो हरियाणा में भी कुछ आरोपियों के समर्थन में महापंचायतें भी हुई, तो बड़ा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी कामयाबी है राजस्थान पुलिस की कि 2 हत्यारे पकड़ लिए इन्होंने। जी बिल्कुल पकड़ लिया और आपसे ये समझना चाह रहे हैं क्योंकि इन पर इनाम भी रखा हुआ था, 10-10 हजार का इनाम था, किस तरह से ये गिरफ्त में आए, क्योंकि 16 फरवरी का मामला था, किस तरह से कहाँ भाग रहे थे, ये कैसे पकड़ में आए राजस्थान पुलिस की, हालांकि एक बड़ी कामयाबी है भरतपुर पुलिस की। देखिए ज्यादा डिटेल्स तो पुलिस अभी नहीं बता रही है क्योंकि अभी बाकी लोगों की तलाश भी जारी है, लेकिन पुलिस ने ये कहा है कि ये लोग सब जब भागे तो कई गांव में जाकर के छुपे और उन्होंने अपने फोन्स भी बंद कर दिए और ये यहाँ तक कि अपने घर वालों से भी बात नहीं कर रहे थे, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने पिता, किसी से बात नहीं कर रहे थे। कुछ इन्फॉर्मर्स ने इनको सूचना दी और इन्फॉर्मर्स की मदद से इन्होंने इन दोनों को पकड़ा है। जी सौरभ, आप हमारे साथ बने रहें और एक और खबर है जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, वो है उमेश पाल हत्याकांड में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से देर रात तक कल पूछताछ हुई है। दोनों को प्रयागराज कोर्ट से 5 दिन की रिमांड पर लेने के बाद यूपी पुलिस ने सवाल जवाब किए। कोर्ट में जमा चार्जशीट में पुलिस ने कहा कि अतीक अहमद के रिश्ते पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से हैं। उधर असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद इनके शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है और आज बताया जा रहा है कि उनके शव उनके परिवार वालों को सौंपे जाएंगे। इससे पहले कल दोपहर को करीब 12 बजे के आसपास माफिया अतीक का बेटा असद और उमेश पाल हत्याकांड का जो आरोपी है शूटर गुलाम, उसको झांसी में यूपी STF ने एनकाउंटर कर मार गिराया था। आज उनके शवों को दफनाया जाना है। सौरभ शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, यहाँ पर जो पूछताछ हुई है, यूपी की पुलिस ने पूछताछ जो की है अतीक से और उनके भाई अशरफ से, उस पूछताछ में क्या निकला ये बताएं और साथ ही पोस्टमार्टम तो हो गया है, शव क्या परिवार को सौंप दिए गए हैं? अभी नहीं, देखिए शव अभी परिवार पहुंचा नहीं है झांसी, जब पहुंचेगा झांसी तो शव
उनको सौंप दिए जाएंगे। जो हमारी बात हुई है, झांसी पुलिस भी तैयार है। अगर वो लोग चाहेंगे कि झांसी में वो क्रिमेशन कराना चाहते हैं, अंतिम संस्कार कराना चाहते हैं, तो झांसी में भी उसका इंतजाम हो जाएगा। और प्रयागराज में पहले से उन्होंने इंतजाम कर रखे हैं, क्योंकि अतीक अहमद खुद पुलिस रिमांड पर है, उसका भाई अशरफ रिमांड पर है, माँ शाइस्ता परवीन फरार है। इसके अलावा उसका बड़ा बेटा उमर जेल में है। असद के 2 छोटे भाई अली और एजम दोनों बाल सुधार गृह में हैं। तो ऐसे में जो डायरेक्ट फैमिली है वो अवेलेबल नहीं है। यही वजह है कि जो असद के नाना हैं और उसके मौसा उसका शव लेंगे। और जो जहां तक लगता है कि आज अब बहुत लेट हो गई या फिर देर रात क्रिमेशन होगा या कल क्रिमेशन होगा, और भारी सुरक्षा में ये क्रिमेशन किया जाएगा असद का। उधर गुलाम की जो फैमिली है उसने शव लेने से मना कर दिया। उसका जो भाई है उसका कहना है कि गुलाम अपराध के रास्ते में था। अब काफ़ी कोशिश की, उन्होंने समझाने बुझाने की कोशिश की कि गुलाम सही रास्ते पर आ जाए, पर वो नहीं माना। तो आपराधिक पृष्ठभूमि होने के कारण एक गलत काम को अंजाम दिया। इस वजह से वो गुलाम का ना शव रिसीव करेंगे और ना ही क्रिमेशन में जाएंगे गुलाम के। तो ये अपडेट्स हैं अगर बात करें क्रिमेशन को लेकर के। जो दूसरा सवाल था आपका, जो अतीक से पूछताछ की बात थी, देखिए कल अतीक जो है पूछताछ में ज्यादा कुछ बता। हाँ। जी बताएं। जी सौरभ, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, तो अतीक जो है वो कल जो है ज्यादा कुछ जवाब अतीक कल जो है जवाब ज्यादा नहीं दे रहा था। वो कह रहा था कि वो मानसिक तौर पर परेशान है, क्योंकि उसका बेटा है, उसकी आज ही मौत हुई है। वो काफी इमोशनली बैलेंस बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसने कुछ बातें जरूर जो निकल करके सामने आई हैं कि वो अलग अलग सिम कार्ड्स जेल से यूज कर रहा था। उसने बताया कि जेल में कुछ ऑफिशियल्स थे, जो पुलिसकर्मी थे, वो उससे बात कर रहे थे। उसने कुछ कोऑर्डिनेशन भी किया शूटर्स के बीच। उसकी पत्नी मिलने आती थी तो उसे बोलते थे कि आप सिम अपने नाम पर ना इशू कराएं, परिवार के नाम पर इशू ना कराएं, दूसरों के नाम पे इशू कराएं, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल, डेटा कॉल करें, नॉर्मल कॉल्स नहीं करें। तो ये तमाम बातें अतीक ने बताई हैं, लेकिन वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उसका, इसको लेकर के कुछ अभी क्लियर बता नहीं रहा है। और अतीक अहमद और अशरफ से अलग अलग पूछताछ कर रही है प्रयागराज में पुलिस। और दोनों की रिमांड जो है 5 दिन की थी, तो कल 1 दिन हो गया और आज दिन हो गया। अब यानी 3 दिन और हैं यूपी पुलिस के पास उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े पूरी डिटेल्स निकालने के लिए, क्योंकि पुलिस कह रही है कि पूरा मास्टरमाइंड, पूरा जो प्लान रचा वो अतीक ने रचा था और उसको एग्जीक्यूट असद, गुड्डू मुस्लिम, साबिर, गुलाम और उस्मान ने किया। जी यहाँ सौरभ, इस तरीके की भी खबरें थी कि अतीक की जो पत्नी है शाइस्ता, वो शायद सरेंडर कर दे जल्दी। देखिए कि हमें भी सुनाई पड़ रहा है कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती हैं। उनके ऊपर भी यूपी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन पूरे प्लान से वाकिफ थी और जो पूरा प्लान बनाया गया उसमें वो भागीदार थी और अपने बेटे को भगाने में भी उन्होंने एक बड़ा रोल निभाया। तो उनकी भूमिका भी है। पुलिस ने उनको भी एफआईआर में उनका नाम भी दर्ज किया। अब तक फरार हैं। हो सकता है कि बेटे की मौत के बाद उनको लगा कि कहीं उनका इनकाउंटर ना हो जाए, कुछ ऐसी बातें भी हो सकती है निकल करके आ रही हैं, तो वो कोर्ट में सरेंडर कर सकती हैं। लेकिन आज कोर्ट बंद है, तो हो सकता है कि आज सरेंडर ना करें, कल करें, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, बहुत ही आखिर में संक्षेप में बताएं। हम देख रहे हैं इसके बाद से एनकाउंटर हुआ, उसके बाद कई नेताओं के बयान आए, उसको लेकर सियासत भी काफी हो रही है। बिल्कुल, देखिए लाजमी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो ये इनकाउंटर की टाइमिंग है उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव यूपी में अनाउंस हो गए हैं, निकाय चुनाव में मदद लेने के लिए बीजेपी ने इनकाउंटर किया है। क्या पुलिस न्यायपालिका से ऊपर हो गई है? ये तमाम सवाल अखिलेश उठा रहे हैं। उधर मायावती ने भी कहा है कि जो हत्या, उन्होंने हत्या लफ्ज इस्तेमाल किया है, उन्होंने एनकाउंटर का इस्तेमाल नहीं किया है। कहा है कि उसकी जांच हो। जाहिर सी बात है कि यूपी में निकाय चुनाव है, तो बीजेपी अपने कोर वोटर्स पर नज़र बना रही है। तो उधर अखिलेश यादव अपने वोटर्स को देख करके नज़र बना रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है, समूचा विपक्ष, उसका यही कहना है कि इनकाउंटर कोई जस्टिस नहीं होता है। अगर अपराधी पकड़ सकते हैं तो उसको पकड़ा जाए और न्यायपालिका के सामने लाया जाए और न्यायपालिका उसे सजा दे, ना कि पुलिस। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए।